हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हम लिटरेरी टर्म्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमने 120 एमसीक्यूज के फॉर्म में लिया है और जो भी आगामी एग्जाम है उसमें लिटरेरी टर्म्स तो पूछी ही जाती हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आपको जो लिटरेरी टर्म्स हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पिछली बार भी टीजीटी का पीजीटी का पेपर हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन उसने पूछा था। एलिगरी क्या है, बैलेट क्या है, फेबल क्या है, तो ऐसे ओड क्या है, बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को ठीक है फंसाया था। तो इस बार भी वो क्वेश्चन दे सकता है और लिटरेरी टर्म को हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। और आज हम इसको एमसीक्यूज की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और जो भी वीडियो अपलोड हो उनको जरूर देखा करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो 120 क्वेश्चन है, आज देखते हैं कितना हो पाता है और नहीं तो पार्ट 2 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट डज एन एक्ट रिप्रेजेंट इन द प्ले। तो प्ले में जो एक्ट होता है उसका क्या मतलब होता है, प्ले क्या काम करता है। A minor dialogue between characters, a major division in the action of play, the final resolution of the story, a single scene with no time lapse। तो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्ट से क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्ट क्या होता है, एक मेजर डिवीजन होता है इन एक्शन ऑफ द प्ले। प्ले में क्या रोल निभाता है, उसमें मेजर डिवीजन होते हैं उसके एक्शन के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अ सीन इन अ प्ले इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक सीन जो प्ले में होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। चेंज ऑफ प्लेस एंड ब्रेक इन टाइम, नो चेंज ऑफ प्लेस एंड नो ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ टाइम, ओनली इमोशनल क्लाइमैक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स ओनली। जो सीन होते हैं उसका सब डिवीजन नहीं होता है, उसको नो चेंज ऑफ प्लेस और ब्रेक इनटू कंटिन्यूटी टाइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका कोई डिवीजन नहीं होता है सीन का। क्वेश्चन नंबर 3 एड होमिनियम रेफर टू। तो ये क्या दिखाता है, ये टर्म है, ध्यान रखेंगे ये क्या दिखाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अटैकिंग द पर्सन इंस्टीड ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, ये क्या करती है, व्यक्ति पर अटैक करती है। ये क्या करती है, किसी व्यक्ति पर अटैकिंग द पर्सन इंस्टीड ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की बजाय किसी क्या करती है, अटैक करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड होमिनियम। इसका मतलब क्या है, ये फैलेसी होती है। ये आपने यूजीसी नेट का पेपर दिया होगा तो उसमें भी पूछी जाती है, ये फैलेसी होती है। ये किसी व्यक्ति पर पर्सनल क्या करती है, अटैक करती है किसी पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एड होमिनियम। तो कौन सा इसमें एग्जाम्पल है एड होमिनियम का। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाउ कैन यू सपोर्ट वेजिटेरियनिज्म व्हेन यू आर ईटिंग स्टीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाउ आर यू सपोर्ट वेजिटेरियनिज्म। तुम कैसे एक वेजिटेरियन व्यक्ति को सपोर्ट कर सकते हो जबकि तुम खुद क्या खाते हो, स्टीक खाते हो। तो इसका हो जाएगा, ये किसी पर पर्सनल अटैक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एडेंटेंस इज ए फॉर्म ऑफ। एक काय की फॉर्म होती है, ये टर्म है, ध्यान रखेंगे ये टर्म होती है हाइपरबोली की। ये हाइपरबोली की क्या होती है, टर्म होती है। इसमें एग्जैजरेशन देखने को मिलता है, जैसे आई लव यू डियर, आई लव यू द टिल चाइल्ड एंड अफ्रीका मीट and the river jumps over the mountain and the Solomon sings in the street, I love you till the ocean। तो मैं इतना प्यार करूंगा जितना कोई नहीं कर सकता। चाइना और अफ्रीका एक दूसरे से नहीं मिल जाते। तो ये क्या हाइपरबोली है, इसमें क्या बनता है, हाइपरबोली का दूसरा नाम है। एक्सट्रीम हाइपरबोली बिकम्स इम्पॉसिबल, जिसको प्राप्त करना बहुत ज़्यादा क्या इम्पॉसिबल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये हाइपरबोली की फॉर्म से आ जाता है। द लाइन्स आई
लव यू टिल द ओशियन आई फोल्ड एंड हंग अप टू ड्राई फ्रॉम W.H. ऑर्डन पोयम एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो W.H. ऑर्डन की पोयम से है, ये काय का एग्जाम्पल है, ये आपका एडेंटन का एग्जाम्पल है। एक प्रकार का ये हाइपरबोली होता है, ये एग्जैजरेशन होता है, रखेंगे ये एडेंटन का एग्जाम्पल है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। द मोमेंट डेट बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट सेक इज नॉन। जो आर्ट फॉर आर्ट सेक है, ये कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, ये कौन से है, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, एसेप्टिसिज्म से हो जाएगा। ये सौंदर्यवाद से संपर्क होता है। इसको कॉइन किसने किया था, इसके जो ऑथर थे, मेजर ऑथर थे वाल्टर पीटर, जॉन रस्किन, ऑस्कर वाइल्ड, इसके क्या थे, मेजर ऑथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर फिगर्स एसोसिएटेड विद एस्थेटिसिज्म इंक्लूड। तो कौन कौन से मेजर फिगर्स थे जो इससे जुड़े हुए थे, तो कौन कौन से थे, वाल्टर पीटर, जॉन रस्किन, ऑस्कर वाइल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बात कर रहा है एस्थेटिसिज्म से, जो 1880 से लेके 1901 के बीच में चला था। ध्यान रखेंगे ये कब से चला था, 1880 से लेके 1901 के बीच में चला था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट है। ये विश्वास करते हैं आर्ट इज सेल्फ सफिशिएंट, इट इज नो मॉरल एम आउटसाइड इज वन बीइंग। तो ये जो होता है आर्ट्स पर क्या करते हैं, ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अफेक्टिव फैलेसी इज द एरर ऑफ जजिंग लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन। जो अफेक्टिव फैलेसी है ये पूछ रहा है, जिसको कॉइन किया था W.K.M. बिमसेट ने और मॉन्टे मूरे ने। तो ये पूछ रहा है कि ये काय से रिलेटेड है, ये इसमें क्या देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या मिलता है देखने को, ये बेस्ड है इट्स इमोशनल इफेक्ट ऑन द रीडर। ये किस पर इफेक्ट है, ये रीडर के इमोशनल इफेक्ट पर प्रभावित करती है। तो किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कॉइन किया था W.K. बिमसेट और मूरे ने, और कब किया था, 1946 में इसको कॉइन किया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हु कॉइन द टर्म अफेक्टिव फैलेसी। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, W.K. बिमसेट एंड मोरे डी ब्रेडसली, ये 1946 में इन्होंने कॉइन किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 11, द एलिनेशन इफेक्ट डिस्टेंसिंग इफेक्ट। एलिनेशन इफेक्ट डिस्टेंसिंग इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। तो ये किससे संबंधित है, जो एलिनेशन इफेक्ट है ये किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्टोल्ट ब्रीcht। इससे आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। ये कहाँ के थे, जर्मन, ये जर्मन प्ले राइट है। ये कौन है, जर्मन प्ले राइट है। ध्यान रखेंगे ये कौन है, जर्मन प्ले राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ ब्रीcht इन एलिनेशन इफेक्ट इज टू। इसका मेन पर्पज क्या है, जिन्होंने टर्म कॉइन किया थी एलिनेशन इफेक्ट, इसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है प्रिवेंट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड क्रिएट क्रिटिकल डिस्टेंस। तो ये चाहते हैं कि जो इमोशनल इफेक्ट है उनको अलग किया जाए, क्रिएट किया जाए क्रिटिकल डिस्टेंस। क्या, क्रिटिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिगरी इज। एलिगरी क्या होती है, आंसर कह रहा है क्वेश्चन। तो एलिगरी क्या होती है, एन एक्सटेंड मेटाफर होता है। एलिगरी क्या होती है, एन एक्सटेंड मेटाफर होता है विद सिंबॉलिक मीनिंग। इसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है। एलिगरी इज एन एक्सटेंड मेटाफर वेयर कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड सेटिंग्स रिप्रेजेंट अ हिडन मॉरल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल मीनिंग। तो एलिगरी क्या होती है, एलिगरी एक प्रकार की एक्सटेंड मेटाफर होती है जहाँ पर कैरेक्टर, घटनाएं और जो उसकी स्थान होता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हिडन मीनिंग छिपी होती है। इसका सेकंड मॉरल मीनिंग होता है जिसमें स्पिरिचुअल, मॉरल, पॉलिटिकल मीनिंग को भी बताया जाता है।
जैसे गुड एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फार्म। एनिमल फार्म जो है 1945 में आया था, जॉर्ज ऑरवेल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो रशियन जार निकोलस सेकंड के बारे में बताते हैं, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रसिया जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले हुआ था उसके बारे में ये बताते हैं। ये फेरी क्यून है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमंड स्पेंसर की, उसमें भी क्या है वो रिलीजियस एलिगरी है, वो आपकी रिलीजियस एलिगरी है। तो एलिगरी में ध्यान रखेंगे, इसमें स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, मॉरल जैसी मीनिंग को दिखाया जाता है, इसमें हिडन मीनिंग छिपी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म्स इज फेमस एग्जाम्पल ऑफ, तो काय का एग्जाम्पल है जी, एलिगरी है जी, ये क्या है आपकी एलिगरी है। ध्यान रखेंगे ये एलिगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिगरी है, और जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, और मेंस में इस पर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एडमंड स्पेंसर्स फेरी क्यून इज प्राइमरली, तो जो फेरी क्यून है वो क्या है आपकी, वो मॉरल रिलीजियस एलिगरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉरल रिलीजियस एलिगरी है। ये फेरी क्यून एडमंड स्पेंसर की मास्टरपीस है, इसमें ये मॉरल और रिलीजियस एलिगरी के बारे में बताते हैं, इसमें गुड करेक्टर और बैड करेक्टर के बारे में बताते हैं, बैड एंजल्स और गुड एंजल्स के बारे में बताते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें विर्च्यू और वाइस के बारे में बताया गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अलूजन मीन्स, एलूजन का मतलब क्या होता है, एक होता है इल्यूजन, एक होता है अलूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, भ्रांति। अलूजन का मतलब होता है रेफरेंस, किसी का रेफरेंस देना। अगर कहीं इसका हैमलेट का, मैकबेथ का, किंग लियर का कोई रिप्रेजेंट करता है, या उसका एग्जाम्पल देता है, जैसे टीएस एलियट जो है द वेस्टलैंड में, इसका एग्जाम्पल देता है क्लेपाट्रा का देता है, जैसे कि क्लेपाट्रा एक सिंहासन पर बैठी हुई है तो उसको रेफरेंस करता है, तो क्या अलूजन है। इसका मतलब होता है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, प्लेस, इवेंट और पर्सन, ये क्या है आपके अलूजन है। जैसे वो तो लड़का क्या है रोमियो है, तो क्या है पासिंग रेफरेंस दे रहा है, वो अलूजन दे रहा है, क्योंकि रोमियो नहीं है, वो रोमियो की तरह है। रोमियो कौन है, जो एक प्रकार के आशिक मिजाज के लोग होते हैं। ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द वर्ड क्यूसिस्टिक इज एन एलूजन टू, जो वर्ड है क्यूसिस्टिक, ये अलूजन है, ये किसका अलूजन है, ये किसका अलूजन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ये काय का एग्जाम वो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी इन लिटरेचर रेफर्स टू, ये किसको दिखाती है, एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूटी का मतलब पूछ रहा हूँ। तो ये क्या होती है, एक प्रकार की फ्रेज होती है, स्टेटमेंट होता है विद मोर देयर वन पॉसिबल मीनिंग, इससे कई सारी इससे मतलब निकलते हैं। एम्बिग्यूटी का मतलब भ्रमित, मतलब कई सारे मीनिंग को दिखाता है। एम्बिग्यूटी एक प्रकार की फैल्सी होती है, इसमें बहुत सारे वर्ड, फ्रेज और स्टेटमेंट को बहुत सारे मतलब निकलते हैं इसके, मोर देन वन मीनिंग, एक मीनिंग से ज़्यादा मीनिंग होती हैं, उसमें एम्बिग्यूअस वर्ड आता है। ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बिग्यूटी का एग्जाम्पल पूछा जाता है पेपर में, और ये किसने कॉइन किया था ये भी पूछा जाता है एम्बिग्यूटी को। विच सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ एम्बिग्यूटी, तो एम्बिग्यूटी का कौन सा इसमें एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, तो कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी, आई रॉड अ ब्लैक हॉर्स इन रेड पजामाज। इसमें कन्फर्म नहीं कर पा रहा है कि कौन सा रंग का पजामा पहना है, कि घोड़ा पहना है कि व्यक्ति पहना है। आई रॉड अ ब्लैक हॉर्स इन रेड पजामाज, मैं जिस घोड़े को चला रहा हूँ घोड़े ने पजामा पहना है कि मैंने पजामा पहना है। इसमें क्या है एम्बिग्यूटी है, इसमें क्या है एम्बिग्यूटी है, इसमें वो क्लियर नहीं कर पा रहा है कि कौन रेड पजामे को पहना है। बियरिंग रेड पजामाज आई रॉड ए ब्लैक हॉर्स, कि घोड़ा पजामा पहना है, घोड़ा वो पहना है, तो ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एम्बिग्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कर रहा है एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म का मतलब पूछ रहा है वो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एन एरर इन क्रोनोलॉजी ऑफ टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा,
मतलब समय में क्या होता है, समय जो होता है उसको गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। एनाक्रोनिज्म इज एनीथिंग आउट ऑफ द इट्स प्रॉपर टाइम पीरियड ऑफ रिटर्न। जिस समय में जो चीज़ होनी चाहिए उस समय में ना दिखाना, मतलब जिस चीज़ में वो चीज़ पहले से थी नहीं और उसको दिखा देना। जैसे कुछ समय में, जैसे हेमलेट है, उसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क होता है, वो क्या, वो कौन सी यूनिवर्सिटी जाता है, वो हेलेन विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जाता है, जबकि उस समय में वो यूनिवर्सिटी नहीं थी तो उसको दिखाया गया है। जबकि 1502 AD में वो यूनिवर्सिटी नहीं थी तो उसको दिखाया गया है। तो ये क्या है, टाइम में क्या कर दिया, गलती कर, भ्रमित कर दिया, क्योंकि उस समय में वो चीज़ें नहीं थी। वो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है। द रेफरेंस द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग शेक्सपियर्स हेमलेट इज एग्जाम्पल ऑफ, एक आएगा एग्जाम्पल है, ये एनाक्रोनिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि उस समय में 1502 AD में उस समय यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब भी क्या दिखा दिया, उसको यूनिवर्सिटी को दिखा दिया। तो ये क्या है, एनाक्रोनिज्म का है। क्वेश्चन नंबर 22, एनाक्रोनिज्म इज लिटरेरी डिवाइस इन विच एग्जाम्पल। तो ये क्या से संबंधित है, ये आपकी टर्म है, ये किससे संबंधित है। ग्रामर सीक्वेंस इज सडनली ब्रोकन, वर्ड्स आर रिपीटेड एट द एंड, ह्यूमन ट्रेड्स आर गिवन टू एनिमल्स, टाइम सीक्वेंस इज रिवाइज्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्रामर सीक्वेंस इज सडनली ब्रोकन। ग्रामर सीक्वेंस इज सडनली ब्रोकन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, एनाक्लोनिज्म कहता है कि एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक संरचना होती है, वेयर द एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल सीक्वेंस अबंडन मिडवे, बीच में से टूट जाता है। जैसे व्हाइल इन द गार्डन द डोर बैंग्ड शट। तो ये एग्जांपल है क्या का, एनाक्लोनिज्म का। क्वेश्चन नंबर 23, एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल टू डिस्क्राइब। ये एनाग्नोसिस एक टर्म है जिसको कॉइंड किया था अरिस्टोटल ने। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि अ मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई का पता लग जाना, सच्चाई उजागर हो जाना होता है। ए मोमेंट होता है, प्लॉट होता है, स्टोरी होती है, स्पेशली ट्रेजेडी में होता है। ध्यान रखना, जब मेन करेक्टर रिकॉग्नाइज पहचान लेता है अपनी आइडेंटिटी को, चाहे वो हिज है हर है, कौन है, वो अपने आप को पहचान लेता है, उसके सामने क्या जाता है, सच्चाई सामने आ जाती है। ओडिपस रेक्स जो होता है, इसका मतलब गुड एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। उस ओडिपस रेक्स की जो माता जी होती हैं, जो कास्टा, वो उसकी माता होती है, लेकिन अपने पिता को मार कर उसे शादी कर लेता है। उसे पता नहीं होता है कि वो मेरी माता है, वो मेरी माँ है, उसे पता नहीं होता है, उसे शादी कर लेता है। बाद में क्या कर लेता है, अपनी आंखों को फोड़ लेता है वो ओडिपस। और इसमें क्या आता है, पेरिपेटिया आती है, रिवर्जल आता है, फ्यूचर आता है, हमार्सी आती है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है, रिवर्जल। एनाग्नोसिस में रिकॉग्निशन होता है, अपनी सच्चाई को पहचान लेना होता है। तो ध्यान रखेंगे, एनाग्नोसिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन, पहचान लेना, मतलब अपनी सच्चाई को सामने आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओडिपस रेक्स एनाग्नोसिस अकर्स व्हेन ओडिपस डिस्कवर्स। तो क्या वो खोज लेता है, तो क्या खोज लेता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का, इसका आंसर हो जाएगा हिज ट्रू पेरेंटेज। वो अपने सच्चे माता पिता को जान जाता है, उसके सच्चे, बचपन में उसको कोई उठा के ले जाता है और बाद में बड़ा होकर राजा बनता है और एक राजा को मार देता है, वो उसका पिता होता है और उसकी रानी से शादी कर लेता है, जिसका नाम होता है जोकास्टा। जोकास्टा उसकी पत्नी बन जाती है, लेकिन रियल में उस राजा की क्या होती है, पत्नी होती है, लेकिन वास्तव में वो उसकी माता होती है और अपनी माता से शादी कर लेता है ओडिपस। और बाद में जब पता चलता है किसी के द्वारा कि वो जिसको तुमने मारा था वो आपका पिता था, जिससे तुमने शादी की है वो आपकी रियल मदर है, वो आपकी रियल मदर है, तो ये क्या आती है, तो इस सच्चाई का उजागर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सिमली क्या होती है। सिमली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिमली जो क्वेश्चन है उसमें क्या करते हैं, सिमली को दिखाने के लिए क्या करते हैं, कंपैरिजन यूजिंग एज लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सिंपल है, पेपर में आता है। अभी जो पेपर हुआ था KBS का मेंस वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सिमली से। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ये ना समझे कि हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, बस सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है।
एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा का मतलब क्या होता है? एनाफोरा जो होता है वो क्या करता है, वो डेलिब्रेट करता है रिपीटिशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लाउज। किसी क्लाउज में, किसी सेंटेंस में जो होता है लगातार एक जैसे शब्द आते हैं और कहाँ आते हैं? शुरुआत में आते हैं, बिगिनिंग में आते हैं। ध्यान रखेंगे, बिगिनिंग में आते हैं, बिगिनिंग में आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे आपको एनाफोरा बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेलिब्रेट रिपीटिशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लाउजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग लाइन्स आर टेल ऑफ टू सिटीज। एक टेल ऑफ टू सिटीज की बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिखा था, ए टेल ऑफ टू सिटीज को लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो सिटी के बारे में बात करता है और यूजीसी नेट के पेपर में दो सिटी पूछी गई थी। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फुलनेस, इट वाज द इपोक ऑफ बिलीफ, इट वाज इपोक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, इट वाज द सीजन ऑफ लाइट, इट वाज द सीजन ऑफ डार्कनेस, इट वाज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वाज द विंटर ऑफ डिस्पेयर। ये इसकी फुल लाइन है। इसमें पूछ रहा है कौन सी काय का एग्जाम्पल है। तो काय का एग्जाम्पल है, ये आपका एनाफोरा का एग्जाम्पल है। ध्यान रखेंगे, ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है जो शुरुआत में क्या कर रहा है? वर्डों को रिपीट कर रहा है। इट वाज द, इट वाज द, इट वाज द, इट वाज द। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, एनास्ट्रॉफी इन्वॉल्व्स। एनास्ट्रॉफी होता है, उसमें क्या देखने को मिलता है आपको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको देखने को मिलता है इनवर्जन। इसमें देखने को मिलता है इनवर्जन ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। एनास्ट्रॉफी क्या होती है? इसमें आपको देखने को मिलता है इनवर्जन। एनास्ट्रॉफी लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर आपको ऑर्डर देखने को मिलता है, नाउन, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देखने को मिलता है। जैसे जिस चीज़ को क्वालिफाई करना चाहिए उसको नहीं करता है। जैसे ही स्पोक ऑफ टाइम्स पास्ट एंड फ्यूचर एंड ड्रीम एंड थिंग्स की टू। एग्जाम्पल का है, ये आपका एग्जाम्पल है एनास्ट्रॉफी का। इसमें आपको एक ऑर्डर देखने को मिलता है, नाउन, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का देखने को मिलता है और ये रिवर्स कर देता है। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, एनेक्डोट इज। ये काय का एग्जाम्पल है? ये भी पेपर में आ चुका है। ये एग्जाम्पल आपका काय का है? एग्जाम्पल है एक शॉर्ट अमेजिंग लिटरेरी स्टोरी का एग्जाम्पल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी होती है, एक ब्रीफ स्टोरी होती है, इंटरेस्टिंग और ऑफन अम्यूजिंग स्टोरी होती है, टोल्ड टू इलस्ट्रेट पॉइंट ऑफ रिवील करेक्टर। ये क्वेश्चन पेपर में 2021 वाले पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, द एंग्री यंग मैन मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। ये काय से संबंधित है? एंग्री यंग मैन, ठीक, काय संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट 1950s ब्रिटिश राइटर्स लाइक जॉन एंड किंग्सले एम्स। इसके क्या आएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मूवमेंट जो है 1950 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जो थे जे का के अगेंस्ट थे, कल्चरल के विरोधी थे ये लोग। तो ध्यान रखेंगे। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं 30 क्वेश्चन। आगे का पार्ट 2 आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसमें 120 क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे 120 क्वेश्चन है, इसको पूरा करेंगे और एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है और पेपर में हाईली चांसेस है इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं कल, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।